आज विज्ञान के आ जाने के बाद हम ये जानते हैं कि तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए विशाल प्लाज्मा के गोले होते हैं, लेकिन पुराने समय में लोग ऐसी कोई भी चीज नहीं जानते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीडिएवल टाइम्स में लोग ये मानते थे कि तारे भगवान द्वारा बनाई गई लैंप्स होते हैं, जिन्हें रस्सी से उन्होंने आसमान में बांध रखा है। इन लैंप्स को परियों द्वारा कंट्रोल किया जाता है और सूर्य निकलने पर वह इन लैंप्स को बुझा देती हैं। पुराने लोग आसमान में तारों के पैटर्न को भगवान का करिश्मा समझते थे और उनके मुताबिक दुनिया में जितने भी तरह के जानवर हैं, उन सभी के पैटर्न आसमान में तारों के रूप में मौजूद हैं। यही कारण है कि आज आपको द ग्रेट बेयर एंड स्कॉर्पियन जैसे कॉन्स्टलेशन के नाम सुनने को मिलते हैं। और यह चीज सिर्फ पुराने समय तक ही सीमित नहीं है। आज भी दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इन तारों की मूवमेंट की वजह से आपके जीवन में असर पड़ता है। पुराने लोग यूनिवर्स को हमारे मुकाबले बहुत अलग तरीके से देखते थे और यही कारण है कि वह इस बात पर विश्वास करते थे कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सेंटर है। इसी सेंटर के आसपास ब्रह्मांड में मौजूद हर तारा और हर चीज चक्कर लगाती है। ब्रह्मांड के इस मॉडल को टॉलमेक यूनिवर्स कहा जाता है, लेकिन इन धारणाओं को तोड़ने के लिए एंट्री होती है गैलीलियो गैलीली की, जो ये बताते हैं कि आसमान में मौजूद ये चमकने वाले डॉट्स असल में कोई लैंप्स नहीं बल्कि तारे हैं। उन्होंने इस बात को भी साबित करने की कोशिश की कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। अब क्योंकि पहले वाले यूनिवर्स के आइडिया से लोगों के रिलीजियस इमोशंस जुड़े हुए थे, इसलिए गैलीलियो गैलीली को धर्मद्रोही घोषित कर दिया गया और उन्हें होम अरेस्ट पर डाल दिया गया। इसी के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। गैलीलियो गैलीली के बाद एक और फिलोसोफर ब्रह्मांड के मॉडल को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। इनका नाम था इमैनुअल कैंट। इनका कहना था कि जितने भी तारे हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं, वो भी असल में एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही यह तारे भी किसी चीज का चक्कर लगाते होंगे। आज हम इतने सालों बाद जानते हैं कि यह तारे असल में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते हैं, जहां पर आमतौर पर एक विशाल ब्लैक होल मौजूद होता है। जिस समय इमैनुअल ने अपनी इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा, तब लाइट पॉल्यूशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती थी, जिसकी वजह से रात का आसमान बहुत ही क्लियर दिखाई देता था। इसी कारण एंड्रोमेडा गैलेक्सी तब आसमान में बहुत क्लियर दिखाई देती थी। इमैनुअल ने यह बताया कि जिस तरह से हम एक गैलेक्सी में रह रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी गैलेक्सी मौजूद हैं। इन गैलेक्सीज को इमैनुअल ने आइलैंड गैलेक्सी का नाम दिया। इससे पहले लोग इसे कोई गैलेक्सी नहीं बल्कि न्यूबुला कहा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1888 में गैलेक्सी की सबसे पहली तस्वीर के बाद भी उसे एक गैलेक्सी नहीं बल्कि न्यूबुला ही कहा जाता था। लेकिन बाद में इन दोनों टर्म्स में अंतर को डिफाइन किया गया, जिससे यह पूरी तरीके से अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। इससे ये बात तो पता चलती है कि इमैनुअल ने बहुत ही स्मार्ट गैस वर्क किया था। बाद में ये सभी चीजें बिल्कुल सही साबित होती हैं और आज हम जानते हैं कि वह कोई आइलैंड यूनिवर्स नहीं बल्कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमसे कुछ अरब साल बाद टकरा जाएगी। 1920 में एडविन हबल अपनी सॉलिड रिसर्च से ये साबित करते हैं कि एंड्रोमेडा ब्रह्मांड में मौजूद करोड़ों गैलेक्सीज में से एक है। यह इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। यह जानना कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक तिनके के बराबर है, इंसानों के लिए काफी ज्यादा डरावना था। यहीं से मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत होती है और टेलीस्कोप का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हम इंसान एक बहुत ही एवरेज साइज के ग्रह पर रहते हुए एक बहुत एवरेज साइज के तारे का चक्कर लगाते हैं। ये तारा भी एक एवरेज साइज की ही गैलेक्सी में मौजूद है। हमारी मिल्की वे से भी बहुत छोटी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, सेगवे 2 नाम की यह गैलेक्सी, इसे डॉर्फ गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है और इसका डायमीटर मात्र 200 प्रकाश वर्ष है। इसमें करीब 1000 तारे मौजूद हैं, जो एक बहुत ही छोटा नंबर है। अगर हम इसका कंपैरिजन अपनी गैलेक्सी से करते हैं, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें 200 अरब तारे मौजूद हैं, जिनके आसपास बहुत ही विचित्र तरह के ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से भी विशाल है और इसका साइज हमारी मिल्की वे से ऑलमोस्ट 2 गुना है। वैज्ञानिकों के आंकड़ों के मुताबिक
एंड्रोमेडा गैलेक्सी में करीब 1 ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। ये हमारी गैलेक्सी से टकराने के लिए बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है और वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि 4.5 अरब साल बाद ये हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी। इसकी वजह से कोई विशाल धमाका नहीं होगा, क्योंकि यह टकराव काफी ज्यादा बड़े स्केल पर हो रहा होगा। किन्हीं दो तारों के आपस में टकराने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम होगी, जिसकी वजह से हमें बहुत कम ही खतरनाक धमाके देखने को मिलेंगे। एक सिमुलेशन को क्रिएट करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इस कोलिजन में हमारे सौरमंडल के अफेक्ट होने के चांस मात्र 12% हैं। यह गैलेक्सी हमारे लोकल ग्रुप में मौजूद है, लेकिन हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी विशाल गैलेक्सी ढूंढी जा चुकी हैं। ऐसे में क्या हो अगर हम पूरे ब्रह्मांड में खोजी गई आज तक की सबसे विशाल गैलेक्सी में रहें? इंसानों द्वारा ढूंढी गई आज तक की सबसे विशाल गैलेक्सी है NGC 6872। इसे कॉन्डोर गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। इसका डायमीटर 5,22,000 प्रकाश वर्ष है। यही नहीं, अगर आप प्रकाश की गति से भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश करते हैं तो आपको 5,22,000 सालों का समय लग जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गैलेक्सी में करीब 2 ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में रहने का मतलब है कि हम ऑलमोस्ट एक स्वर्ग में रह रहे होंगे। आसमान में हमें बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे और शायद हमें सुपरनोवा भी होते हुए दिख सकते हैं। इतनी विशाल गैलेक्सी में रहने की वजह से बाकी सारे तारे हमारे सौरमंडल के काफी ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि इन गैलेक्सी में स्टार डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि तारे एक दूसरे से काफी नजदीक मौजूद होते हैं। इसकी वजह से आपको आसमान में तारों का साइज भी नॉर्मल से काफी बड़ा दिखाई देगा। गैलेक्सी में ज्यादा तारे होने का मतलब है ज्यादा ग्रह भी होना, जिसकी वजह से हमारी एक हैबिटेबल प्लैनेट को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी गैलेक्सी में हमें एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से शायद हम एलियन से भी कांटेक्ट कर पाएंगे। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि आमतौर पर इतनी बड़ी गैलेक्सी एक बार में फॉर्म नहीं होती है। यह दूसरी गैलेक्सी से टकराती रहती है, जिसकी वजह से इनका साइज बढ़ता रहता है और यह विशाल होती रहती है। इसे गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहा जाता है और हमारी आकाशगंगा भी इसी प्रोसेस की वजह से अपने साइज को इतना ज्यादा विशाल कर पाई है। अगर ऐसा होता है तो हमें काफी सारे गैलेक्सी कोलिजन भी अपने टेलीस्कोप के जरिए देखने को मिल पाएंगे, जो एक बहुत ही खूबसूरत और डरावना नजारा होगा। वैसे तो वैज्ञानिक काफी सारे गैलेक्टिक कोलिजन देख चुके हैं, लेकिन इससे नजदीक से देखना एक बहुत ही अलग बात होगी। इतनी बड़ी गैलेक्सी में बहुत सारे रोग ब्लैक होल्स भी मौजूद होंगे, जो शायद हमारे सौरमंडल से भी टकरा सकते हैं। ये ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज का चक्कर नहीं लगा रहे होते। इनफैक्ट रोग शब्द का मतलब ही होता है आवारा। इसका मतलब ये है कि यह ब्लैक होल भी आवारा होंगे, कभी भी हमारे सौरमंडल में एंटर करके उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। हालांकि ऐसा होने के चांस काफी ज्यादा कम होते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 0 कभी नहीं हो सकती। ऐसी गैलेक्सी में रहने के बाद हमारे लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल करना बहुत आसान भी हो सकता है और बहुत कठिन भी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरस्टेलर ट्रैवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप गैलेक्सी के किस एरिया में रह रहे हैं। अगर हम इस गैलेक्सी के बाहरी छोर पर रह रहे होंगे तो हमारे लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तारों की दूरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम इस गैलेक्सी के सेंटर के आसपास रह रहे होंगे तो ट्रैवल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। गैलेक्सी के सेंटर के आसपास रहने का मतलब है कि हमें लगातार बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर रात का आसमान आपको बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, जो रात में जगने वाले जानवरों के लिए खुशी की बात नहीं होगी। हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में भी बाहरी छोर पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमें रात में इतने ज्यादा तारे नहीं दिखाई देते हैं। इसके बावजूद भी हमें मिल्की वे का एक आर्म जरूर दिखता है, जिसे आपने काफी सारी तस्वीरों में देखा होगा। यह आर्म हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी गैलेक्सी का शेप स्पाइरल है। यह बिल्कुल एक चक्र की तरह दिखाई देती है और इसी चक्र का एक हिस्सा हमें अपने आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता है। इतनी बड़ी गैलेक्सी में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल भी मौजूद होगा, जो इसके सेंटर में रहते हुए मैटर को अंदर खींच रहा होगा। कुछ महीनों पहले हमारे ब्रह्मांड में ढूंढा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल टन 618 हुआ करता था, जिसका द्रव्यमान 66 अरब सूर्यों के बराबर है।
लेकिन कुछ हफ्तों पहले वैज्ञानिकों ने इससे भी विशाल ब्लैक होल की खोज की है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से भी 100 अरब गुना ज्यादा है। यह ब्लैक होल इतना ज्यादा विशाल है कि इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक दूसरी कैटेगरी को ही फॉर्म कर दिया है। इन ब्लैक होल्स को कहा जाता है स्टुपेंडसली लार्ज ब्लैक होल्स। अगर हम गैलेक्सी के केंद्र के बहुत ज्यादा नजदीक के एरिया में रह रहे होंगे तो हमारे लिए रातें भी बिल्कुल दिन की तरह ही होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक होल के आसपास एक डिस्क मौजूद होती है जिसकी ब्राइटनेस सूर्य की ब्राइटनेस से भी कई करोड़ गुना ज्यादा होती है। इसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ब्लैक होल के अंदर जो भी मैटर जाता है वह डायरेक्टली इसके अंदर नहीं घुस जाता, बल्कि पहले वह इसका चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने की वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है और घर्षण के कारण इसमें बहुत तेज लाइट और हीट प्रोड्यूस होने लगती है। यही लाइट हमें हमारी पृथ्वी के रात के आसमान में दिखाई देगी। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ब्राइटनेस हमें दिन में भी दिखाई दे, जिसकी वजह से हमें सूर्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यह ब्राइटनेस जरूरत से ज्यादा हुई तो हम इंसानों के देखने की शक्ति भी जा सकती है। बड़ी गैलेक्सी में रहने का मतलब है कि हमें उल्कापिंडों की मार को भी लगातार झेलना पड़ेगा। हमारे सौरमंडल में वैसे तो बहुत सारे उल्कापिंड मौजूद हैं, लेकिन उनका टकराव हमारी पृथ्वी से बहुत कम ही होता है। आज तक हमने सिर्फ 2 ही ऐसे मुख्य एस्टेरॉइड्स को खोजा है जो सौरमंडल के बाहर से आए थे, जिनमें से एक एस्टेरॉइड काफी ज्यादा फेमस हुआ था और उसका नाम था ओमुआमुआ। इतनी विशाल गैलेक्सी में रहने का मतलब है कि हमें लगातार नए नए उल्कापिंड देखने को मिलते रहेंगे और इनमें से बहुत सारे तो हमारी पृथ्वी से भी टकराएंगे। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का खात्मा भी हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी हम इंसानों के विलुप्त होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे ही एक एस्टेरॉइड ने 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से डायनासोर्स का खात्मा किया था। यहाँ पर रहने की वजह से हमें बहुत भारी मात्रा में कॉस्मिक रेडिएशन का भी सामना करना पड़ेगा, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इससे हम इंसानों में कैंसर के केस काफी ज्यादा बढ़ने लगेंगे और इतने सारे मरीजों को एक साथ हैंडल करना डॉक्टरों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारी गैलेक्सी काफी ज्यादा छोटी है, जिसकी वजह से इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन विशाल गैलेक्सी में रहने का मतलब है कि हमें बहुत खतरनाक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का सामना करना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि जब भी आप एक हाई ग्रेविटेशनल एरिया में रहते हैं तो आपके लिए समय की रफ्तार कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के साथ भी होगा। ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी की वजह से हम इंसानों के लिए बाकी ब्रह्मांड के मुकाबले समय धीमे गुजरने लगेगा। बड़ी गैलेक्सीज में रोग ब्लैक होल्स की तरह ही रोग तारे भी होते हैं और यह ब्लैक होल्स के मुकाबले काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। इन तारों का साइज आमतौर पर काफी ज्यादा छोटा होता है और यह रेड डॉर्फ कैटेगरी के होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऐसे ही तारे मौजूद हैं। इनका साइज हमारे सूर्य के मुकाबले काफी कम होता है, जिसकी वजह से इनकी ब्राइटनेस और तापमान भी सूर्य से काफी कम होता है। अगर ऐसा कोई तारा हमारे सौरमंडल में एंटर कर जाएगा तो इससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। अगर यह सीधे सूर्य की तरफ बढ़ता है तो यह दोनों आपस में टकरा जाएंगे, जिससे सौरमंडल का अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस में एक और पॉसिबिलिटी सामने आती है और वो है बाइनरी स्टार सिस्टम बनने की। अगर सूर्य और यह तारा बाइनरी स्टार सिस्टम बन जाते हैं तो हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के ऑर्बिट चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह से शायद कुछ ग्रह आपस में टकरा भी सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक विशाल गैलेक्सी में रहना कठिन बात तो जरूर है और हमें हर दिन किसी न किसी नए डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हर रात एक बहुत ही सुंदर आसमान भी देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।